सभागार में उपस्थित समस्त सुधीगण जी एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी लोग जिस महामानव का जन्म दिवस मनाने के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो महान शिक्षक थे। अगर हम दुनिया के 4 ऐसे मूर्धन्य विद्वानों को याद करें जिन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से लोगों को दिशा प्रदान की है, तो उसमें सर्वप्रथम श्री अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आता है, दूसरे मिस्टर विलियम शेक्सपियर का नाम आता है और तीसरे श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम आता है और चौथा नाम आज के जिनके उपलक्ष्य में हम उपस्थित हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आता है। वैसे अगर हम भारतीय परिवेश की बात करें तो भारत को आज़ादी दिलाने का काम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया। देश को भाषा देने का काम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। देश को संविधान देने का काम डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया। लेकिन शिक्षा के माध्यम से लोगों को दिशा देने का काम भारतीय परिवेश में 3 लोगों ने किया जिनको हम आज याद कर सकते हैं। उसमें सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद जी हैं, दूसरे श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं और तीसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी, जैसा मैडम ने कहा कि उन्हीं के पर चर्चा हम लोग करें, जीवन गाथा का वर्णन करें, क्योंकि उनके जीवन परिचय से हम कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी महान शिक्षक थे, महान राजनयिक थे, महान राजनीतिज्ञ थे और महान दार्शनिक थे। आप जानते हैं कि दर्शन शास्त्र के यहाँ पर अध्यापक और छात्र बैठे हुए हैं। इंडियन फिलॉसफी जो उन्होंने किताब लिखी 1923 में, दर्शन शास्त्र की बाइबल मानी जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि ऋग्वेद से लेकर के और रामानुज तक जितने भी भारतीय विचारक हैं उनके संपूर्ण विवेचन और सर्वेक्षण उसमें किया गया है। अगर हम डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जीवन परिचय देखें तो आज ही के दिन 5 सितंबर को सन 1888 को तिरुतनी नामक गांव में हुआ था, जो तत्कालीन मद्रास और वर्तमान में चेन्नई है से 75 किलोमीटर दूर तिरुतनी गांव में हुआ था। अगर हम सर्वपल्ली शब्द का विश्लेषण करें तो उनके जो पूर्वज थे 2 पीढ़ी पहले वो सर्वपल्ली गांव से निवास करते थे और उसके बाद उनके पूर्वज जो है वो तिरुतनी में आ गए। तिरुतनी में इनका बचपन बीता, तिरुपति में इनका बचपन बीता और वेल्लोर में इनका बचपन बीता। 1906 में इनकी शादी शिवा कामू जी से होता है और 1908 में उस समय चेन्नई में बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने एमए दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में पास किया। कहते हैं कि क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ने के कारण ही इनकी अंग्रेजी भाषा पर बेमिसाल अधिकार था। दर्शन शास्त्र के ये अध्येता थे, दर्शन शास्त्र विषय के प्रणेता थे, दर्शन शास्त्र विषय के तत्वज्ञ थे, दर्शन शास्त्र विषय के मर्मज्ञ थे, दर्शन शास्त्र विषय के विशेषज्ञ थे, दर्शन शास्त्र के ये निष्णात थे। अगर यूं कहा जाए तो दर्शन शास्त्र विषय के पर लेखन करने का इन्हें वैशारद्य प्राप्त था और दर्शन शास्त्र शब्दों का, दर्शन शास्त्र भाषा के शब्दों का ये भंडागार थे। अगर यूं कहा जाए ऐसे मनीषी, ऐसे तेजस्वी, ऐसे तपस्वी की अगर हम जीवन गाथा का वर्णन करें तो हम निश्चित रूप से रोमांचित हो जाते हैं, हमें भी कुछ करने की प्रेरणा जागृत होती है। 1908 में इन्होंने जो एमए किया और उसी वर्ष इनका 20 वर्ष की आयु में चेन्नई में ही प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी डिपार्टमेंट होता। आप समझ सकते हैं कि बहुत कम आयु में 20 वर्ष की अवस्था में असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। लेकिन इनकी जो पढ़ाने की शैली थी, जो इनका अध्यापन कार्य था वो हस्ता मलकवत था, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाते थे। इनके पढ़ाने की जो गूंज है वो भारत भर में गूंजने लगी। 1908 से लेकर के 1918 तक ये प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई में इन्होंने पढ़ाया, लेकिन 1918 में
अगर हम इनकी जीवन गाथा देखें तो महाराजा कॉलेज जो मैसूर में पड़ता है, वहाँ के जो तत्कालीन प्रबंध तंत्र और भारत का विश्व के विशेषज्ञ थे, उनका नाम था डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। उनको जब ये पता लगा कि राधा कृष्णन जी में एक अजीब सी त्रिकन है, विशेष अधिकार है, तो उन्होंने महाराजा जी के सहयोग से राधा कृष्णन जी को अपने कॉलेज में पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। 1918 की बात आप देखें, महाराजा कॉलेज में वहां पर डॉक्टर राधाकुमार मुखर्जी पढ़ाते थे, डॉक्टर A.K. वाडिया पढ़ाते थे, डॉक्टर शाह पढ़ाते थे और उसी में डॉक्टर राधा कृष्णन जी पढ़ाते थे। इनके पढ़ाने की गूंज केवल दक्षिण भारत में नहीं, पूर्वी भारत तक पहुंची, पूरे भारत में पहुंची। और उसी समय 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर थे सर आशुतोष मुखर्जी जी, उनके नजर में राधा कृष्णन जी आ गए, क्योंकि कलकत्ता कला की, साहित्य की, संगीत की और व्यापार की राजधानी रही है। सर आशुतोष मुखर्जी जी ने इनको आमंत्रण पत्र भेजा कि आप कलकत्ता विश्वविद्यालय आइए और यहाँ दर्शन शास्त्र विभाग का कार्यभार ग्रहण करिए, यहाँ विभागाध्यक्ष बनिए। यहाँ पर मैं बात उल्लेखित करना चाहता हूँ, तो हम लोग राधा कृष्णन जी के जन्म दिवस को मनाते हैं, यहाँ तो हजारों लाखों करोड़ शिक्षक हुए हैं, लेकिन क्यों राधा कृष्णन? इस प्रश्न का उत्तर ये है कि 1921 फरवरी 1921 की घटना मैं आपको बताना चाहूंगा। जब राधा कृष्णन जी ने निर्णय ले लिया कि मुझे कलकत्ता विश्वविद्यालय ज्वाइन करना है, तो वहां के विद्यार्थियों, यानी केवल मैसूर नहीं, पूरे कर्नाटक के विद्यार्थियों में निराशा छा गई, क्योंकि राधा कृष्णन जी उनके हृदय में समा गए थे। पहले तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव यहीं पर आप रहे, लेकिन राधा कृष्णन जी ने निर्णय ले लिया कि मुझे कलकत्ता जाना है। आपको यहाँ बताऊं कि महाराजा कॉलेज में एक विशाल रथ को सजाया गया, फूल मालाओं से सजाया गया और वहां के हजारों विद्यार्थियों ने उस रथ को अपने हाथों से खींच करके राधा कृष्णन जी की रेलवे स्टेशन पर जाकर के विदाई किया। ऐसी अश्रुपूर्ण विदाई अभी तक किसी शिक्षक की नहीं हुई। 1921 में जब वो ज्वाइन करते हैं, अपना लेखन कार्य चलता रहता है। 1923 में इंडियन फिलॉसफी लिखते हैं और उसे पूरे भारत में, क्या विश्व में बनती है। यूरोप तक खबर पहुंच जाती है इंडियन फिलॉसफी के बारे में। यूरोपियन चाहते थे कि इंडियन फिलॉसफी और यूरोपियन फिलॉसफी में एक ऐसा ब्रिज यानी सेतु हो, और उसमें राधा कृष्णन जी अपने लेखन पाठन और व्याख्यान के माध्यम से करते थे। हालांकि 1923 में सर आशुतोष मुखर्जी नहीं रहे, लेकिन फिर भी इनका कलकत्ता विश्वविद्यालय में बने रहे, क्योंकि उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर सीवी रमन साहब पढ़ाते थे, जो नोबेल लॉरिएट थे। प्रोफेसर शाह जी पढ़ाते थे, लेकिन इनकी जो अलौकिक शक्ति थी, पढ़ाने की जो क्षमता थी, वो भारत ही नहीं विश्व में गूंजने लगी। 1926 में क्योंकि विद्यार्थी भी पूछते थे कि गुरुदेव आपने किस विदेशी विश्वविद्यालय से आपने शिक्षा प्राप्त किया है, आपका अंग्रेजी भाषा पर इतना अधिकार है? तो राधा कृष्णन जी अपने ही शब्दों में कहते थे, मैं किसी विदेशी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त नहीं किया हूँ, लेकिन मैं विदेश में पढ़ाने अवश्य जाऊंगा। शायद घना भाव इसका मुख्य कारण था, जिसके कारण से पेट भी नहीं प्राप्त कर पाए। लेकिन दुनिया के बड़े से बड़े विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से डॉक्टर राधा कृष्णन जी को लाद दिया। 1926 सितंबर में वह समय आया जब इनको अमेरिका के राज्य मैसाचुसेट्स की राजधानी बॉस्टन में स्थित हार्वर्ड विश्वविद्यालय बुलाया गया। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जब ये लेक्चर दे रहे थे, व्याख्यान दे रहे थे, तो लगा कि डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी के बाद कोई दूसरे विवेकानंद के रूप में अवस्थित और उपस्थित हुए हैं। 1926 में पूरे यूरोप में और पूरे अमेरिका में गूंज बन गई। 1931 में इनको अब आंध्रा विश्वविद्यालय जो विशाखापट्टनम है, वहां पर वाइस चांसलर बनाया गया। जैसे हमारे बीएचयू में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, विकास और विस्तार में मालवीय जी का योगदान है। अगर आप विशाखापट्टनम जाएं तो आंध्रा विश्वविद्यालय का कुलपति के रूप में जब 19 है, बहुत ही श्लाघनीय है। 1936 में वो ऐसे व्यक्ति थे जो आंध्रा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। 1936 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उनको स्प्लेंडेड प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया और 1936 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे। 1939 में जब कलकत्ता आते हैं, यहाँ मालवीय जी जो है रोगग्रस्त हो गए थे, उनको चिंता सताने लगी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बागडोर किसको सौंपी जाए। मालवीय जी ने एक पत्र लिखा, कलकत्ता भेजा कि भाई आप राधा कृष्णन जी आप आइए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर पद ग्रहण करिए। राधा कृष्णन जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अभी 5 साल में रहा आंध्रा में, अब आंध्रा विश्वविद्यालय में, अब मैं एकेडमिक में कुछ और लिखना पढ़ना चाहता हूँ। मालवीय जी
को जब ये पता लगा तो अगस्त 1939 की घटना में आपको बताना चाहता हूँ। मालवीय जी बीमार थे, लेकिन ट्रेन से वो कलकत्ता जाते हैं और राधा कृष्ण से निवेदन करते, आग्रह करते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय आपकी राह देख रही है, आप उसका पदभार ग्रहण करिए। मालवीय जी के कहने पर, आग्रह पर राधा कृष्ण जी आते हैं और सितंबर 1939 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पद को ग्रहण करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो महामानव आने को तैयार नहीं था, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 3 टर्म यानी 9 साल वाइस चांसलर थे। 1939 से लेकर के 1948 तक आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो आयुर्वेद विभाग है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, जुलाई 1940 में कॉमर्स डिपार्टमेंट है, आज बहुत सारे काम राधा कृष्णन जी ने किया। लेकिन 1948 में आप जानते ही हैं कि एक वर्ष पहले 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तो आप यूं कहें कि नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये सोचा कि अगर हम सोवियत रूस से संबंध अच्छे नहीं बनाएंगे तो शायद हमारे देश का आर्थिक और औद्योगिक विकास नहीं हो पाएगा। नेहरू जी ने आग्रह किया राधा कृष्णन जी से कि आप सोवियत रूस जाइए और वहां पर भारत और सोवियत रूस के बीच मधुर संबंध स्थापित करिए, क्योंकि उस समय यूएसए, सोवियत रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ये 4 बड़े ही अग्रणी देश माने जाते थे और सोवियत रूस ये देखता था कि भारत जो है वो इंग्लैंड का यानी ब्रिटेन का दुम छल्ला है, तो कोई लिफ्ट नहीं देता था। लेकिन जब 1948 में एम्बेसडर के रूप में जब वो सोवियत रूस जाते हैं और वहाँ का जो तानाशाह था, डिक्टेटर था, जिसका नाम आप जानते हैं मार्शल जोसेफ स्टालिन, और विनिशस्की वहाँ के जो विदेश मंत्री थे, इनके व्यवहार से, इनकी बातचीत से स्टालिन इतना प्रभावित हुए, उनका भारत का विकास में जो भी सहयोग होगा हम करने को तैयार हैं, क्योंकि भारत विकास चाहता था, यहाँ पर औद्योगिकरण होना चाहिए था। सोवियत रूस के द्वारा यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम लोगों को रोजगार मिला, तमाम लोगों को विकास हुआ। विशाखा यहाँ पर जो है वो बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, सेलम स्टील प्लांट तमिलनाडु का और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जैसे बड़े बड़े कल कारखाने सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित किए गए। इसमें भी राधा कृष्णन जी का बहुत बड़ा योगदान था। आज भी भारत और सोवियत रूस के बीच में मधुर संबंध स्थापित करने का अगर श्रेय जाता है तो राधा कृष्णन जी का जाता है, क्योंकि ये दर्शन शास्त्र में निष्णात थे, पुरोधा थे। इनको बातचीत करने की जो शैली थी बहुत ही बढ़िया थी। 1952, क्योंकि मैं संक्षेप में करना चाहूंगा, 1952 में जब भारत में चुनाव होता है, संविधान बन चुका था, तो नेहरू जी इनको बुलाते हैं, आप यहाँ आइए। 1952 में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राधा कृष्णन जी 1952 में उपराष्ट्रपति बने और निर्विरोध बने। भारत के उपराष्ट्रपति निर्विरोध बने। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, राज्यसभा के सभापति थे और साथ ही साथ साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष थे। ऐसी विलक्षण क्षमता थी कि वो सब काम देखते थे, क्योंकि उन्हें दर्शन शास्त्र के तमाम विचारकों का उन्होंने ग्रहण कर रखा था। उसमें चाहे प्लेटो हो, चाहे अरस्तु हो, चाहे अगस्टाइन हो, चाहे टांक हो, चाहे वह लोकी हो, चाहे मिल जैसे विचारकों को उन्होंने पढ़ रखा था और उसको देश में वो लेते थे। 1952 के बाद जब उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया, भारत का सब सर्वोच्च सम्मान 1954 में भारत रत्न से राधा कृष्णन जी को सम्मानित किया गया। 1956 में एक दुखद घटना घटित होती है, इनकी पत्नी शिवा कामू जी का देहांत होता है, लेकिन उसके बाद भी ये लगे रहते हैं। 1957 में दूसरी बार उपराष्ट्रपति बनते हैं और लगातार बनने के बाद जब वो समय आता है 1962 में, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मना कर दिया कि अब मैं तीसरे टर्म में राष्ट्रपति नहीं बनूंगा, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 13 अप्रैल 1962 को भारत का द्वितीय राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था वो बड़ा संघर्ष में था, क्योंकि 1962 में भारत और चाइना में युद्ध होता है। ये राधा कृष्णन जी तुरंत अमेरिका भागते हैं और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति कैनेडी से सहायता मांगते हैं। तो सोवियत रूस से सहायता मांगते हैं, अमेरिका सहायता देता है, ब्रिटेन सहायता देता है, फ्रांस सहायता देता है और ये चाइना से युद्ध समाप्त होता है। इसका जो सदमा पहुंचा नेहरू जी को पहुंचा और 27 मई 1964 को नेहरू जी का देहांत हो गया। इन्हीं के कार्यकाल में देहांत हुआ, ये और बहुत बड़ी बात हो गई। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, यानी 62 से लेकर 67 तक का जो टेन्योर उनका था राष्ट्रपति के रूप में, वो बड़ा ही संघर्ष में था। लेकिन 12 अप्रैल 1967 को जब इनका कार्यकाल समाप्त हुआ, इन्होंने मना कर दिया कि मैं अब अगला राष्ट्रपति नहीं बनूंगा। तब डॉक्टर जाकिर हुसैन वहाँ के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति बने। लेकिन 1967 के बाद वो दिल्ली में नहीं रहे, उन्होंने कहा कि हम चेन्नई में रहेंगे, हम मद्रास में रहेंगे जो मेरा प्रिय स्थल है। और
भारत ही नहीं, विश्व के तमाम इनको पुरस्कार भी बहुत मिले। 1931 में इनको पुरस्कार मिला, 1963 में इनको पुरस्कार मिला ब्रिटिश रॉयल एकेडमी का, इसका टेम्पल्टन अवार्ड 1975 में मिला। बहुत सारे विश्व स्तर के अवार्ड मिले। कई बार ये नोबेल प्राइज में भी नॉमिनेट हुए, लेकिन मिल नहीं पाया। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि चेन्नई में ये जब रहे तो एक समय ऐसा भी आया, 17 अप्रैल 1975 को इस महामानव ने इस संसार को हमेशा के अलविदा कह दिया। यहाँ पर ये जीवन परिचय बताने के बाद हम सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि शिक्षक के रूप में क्यों इनको मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है इनका जन्म दिवस। आपको यहाँ पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो शख्सियत, जो व्यक्ति 1908 से लेकर के 1948 तक जीवन के 40 साल शिक्षक के रूप में मनाया हो, शिक्षक के रूप में बिताया हो, वो मूलतः शिक्षक है। बाकी सेकेंडरी और सारी चीजें हैं। 1962 में जब ये राष्ट्रपति बनते, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यापक और छात्र जाते कि आपका हम जन्म दिवस मनाना चाहते हैं, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अगर मनाना चाहते हो तो मेरा जन्म दिवस नहीं, शिक्षक दिवस के रूप में। तो 1962 से हम शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मना रहे हैं। अगर हम यूं संक्षेप में कहें तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, ये ऐसे शलाका पुरुष थे, ये ऐसे शलाका पुरुष थे जिनके जीवन चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती है। मैं डॉक्टर राधाकृष्णन जी का नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।